गाइस, मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में जहां पे हम बात करेंगे आज हुई मंडे नाइट रॉ के बारे में। लेकिन उससे पहले कई सारी इंपॉर्टेंट न्यूज अपडेट्स भी, और एक चीज जो मैं बोलने वाला हूं शायद आप लोगों को शॉकिंग लगे कि भाई मंडे नाइट रॉ में आज मुझे कुछ पॉजिटिव्स देखने को मिले। जी हाँ, मंडे नाइट रॉ में पॉजिटिव्स, लेकिन उसकी बात हम बाद में करेंगे। उससे पहले जैसा कि मैंने कहा कुछ मेजर अपडेट्स, और जो पहली स्टोरी यहाँ पे आती है गाइस वो है WWE की सेल के रिगार्डिंग। और कल अगर आपने मिस कर दिया तो रोहित यानी कि रेसल चैटर के साथ इसी टॉपिक पे पूरी डिटेल के अंदर हमने एक वीडियो बनाई थी और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा अगर आपने वो नहीं देखी है। काफी कमाल का आपका सपोर्ट रहा। लेकिन ये जो लेटेस्ट रिपोर्ट है बताती हमें कि भाई इस बंदे ने जिसने रिपोर्ट डाली उसने पिछले 24 घंटे में कई सारे WWE के इन्वेस्टर्स के साथ बात करी है, यानी कि ऐसे लोग जिनका पैसा इस कंपनी के अंदर लगा हुआ है। और यहाँ पे वो बता रहे हैं कि भाई इस कंपनी का बिकने का कोई चांस अभी इमीडिएट फ्यूचर में है नहीं। और ये बात हमें समझनी चाहिए कि अगर WWE अगर ये बहुत बड़ा अगर है प्लान कर भी रही है अपनी कंपनी को बेचने के लिए, तो वो अगले महीने ऐसे 5 महीने बाद नहीं हो जाएगा, वो कई सालों बाद की स्ट्रैटेजी उनको अभी से बनानी पड़ेगी। तो इंटरेस्टिंग रहेगा इस चीज को फॉलो करना। लेकिन अभी की लेटेस्ट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये बात मानी जा रही है कि भाई WWE की कोई सेल नहीं होने वाली। अगली स्टोरी की हम बात करते हैं तो फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के पिछले हफ्ते की रेटिंग्स आ चुके हैं फाइनल वाली, और ये रही गाइस 1.883 मिलियन व्यूअर्स, जो कि लास्ट वीक के कंपैरिजन में 2.33% कम थी। और ये फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन जब से फॉक्स नेटवर्क पे मूव हुई है सेकंड लोएस्ट रेटिंग हमें देखने को मिली है। तो आई डोंट नो इसका क्या रीजन था, क्या कंपटीशन था या फिर क्या, लेकिन स्मैकडाउन की रेटिंग ने थोड़ा सा हिट लिया, केवल 2% का। और अगर हम डायनामाइट की बात करें भाई, जो कि ये एपिसोड भी फ्राइडे को ही हुआ था 10 बजे रात को यूएस के टाइम के अकॉर्डिंग, इसकी रेटिंग आई है 4,62,000 व्यूअर्स, जो कि 12.17% कम है पिछले हफ्ते के कंपैरिजन में। और ये AEW डायनामाइट की हिस्ट्री की सबसे लोएस्ट रेटिंग है। फ्राइडे नाइट पे जब इन्होंने शो करा है उसमें भी लोएस्ट रेटिंग आई है, तो डेफिनेटली अच्छी बात नहीं है। और मैंने अपने शो के रिव्यू में बोला था कि भाई मुझे मेन इवेंट बिल्कुल पसंद नहीं आया, कई सारी चीजें थी शो के ऊपर जो उतनी बढ़िया नहीं थी, जो कि रेटिंग्स के हिसाब से हम देखें तो अच्छा कर पाए। अगली स्टोरी की हम बात करते हैं गाइस, तो यहाँ पे आते हैं रोमन रेंस, जिनके आगे के फ्यूचर प्लान्स को रिवील कर दिया गया है। रिपोर्ट्स आ रही हैं कि क्या उनके साथ WWE कर सकती है आने वाले कुछ टाइम में। तो सबसे पहले आप सोच रहे होंगे हेल इन अ सेल में रोमन का अपोनेंट कौन होगा, तो रे मिस्टीरियो का नाम आ रहा है। स्पेकुलेट करा जा रहा है कि शायद रोमन रेंस के अगेंस्ट रे मिस्टीरियो लड़ सकते हैं हेल इन अ सेल में, और वो इस वजह से भी क्योंकि रोमन ने डोमिनिक को बुरे तरीके से अटैक करा था। दूसरी चीज ये कि रोमन की स्टोरी लाइन इस समय ऊसोस के साथ चल रही है, और कहीं ना कहीं हिंट ऐसा दिया जा रहा है कि ऊसोस और रोमन अलग हो सकते हैं। लेकिन रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये बात मानी जा रही है कि ऊसोस और रोमन रेंस को अलग करने का WWE का अभी दूर दूर तक कोई प्लान नहीं है। और ये माना जा रहा है कि आने वाले टाइम में जो है ये एज अ स्टेबल काफी स्ट्रॉन्ग यूनिट बन जाएंगे स्मैकडाउन के शो पे। तो ये बहुत बढ़िया बात है भाई, क्योंकि रोमन रेंस को ऊसोस से अभी अलग करना भी नहीं चाहिए। लॉन्ग टर्म बुकिंग के लिए बहुत बढ़िया चीज रहेगी। और अगर रोमन रेंस ऊसोस के साथ होते हैं, और समर स्लैम में रूमर्स आ रहे हैं कि उनका मैच जॉन सीना के साथ होगा, तो एक बड़े स्टेबल के अगेंस्ट, एक फैक्शन, एक फैमिली के अगेंस्ट जॉन सीना को लड़ना पड़ेगा, और स्टोरी लाइन ऑटोमेटिकली बहुत बढ़िया हो जाएगी। तो रोमन रेंस की जहां तक बात है WWE बिल्कुल सही से सारी चीजें प्लान कर रही है। और गाइस फ्यूचर जो स्टोरी लाइंस है रोमन रेंस की वो भी काफी बढ़िया हमें लग रही है। अगली स्टोरी की हम बात करते हैं तो मिज ने अपनी एक इंटरव्यू करी स्पोर्ट्स इलस्ट्रेटेड के साथ, जहां पे उन्होंने बताया कि भाई इतने सारे रूमर्स आ रहे हैं कि मैं 9 महीने के लिए बाहर हो चुका हूं, लेकिन वो कहते हैं बहुत से रूमर्स हैं जो कि हर बार हर रेसलर के बारे में आते रहते हैं, आधी से ज्यादा बातें इसमें से जो है वो गलत होती हैं। मिज ने इस बात को एडमिट करा कि मैं इंजर्ड हो गया था पिछले पेपर व्यू के अंदर, लेकिन वो ये भी कहते हैं कि भाई मुझे कोई आइडिया नहीं है कि मैं कब तक बाहर रह सकता हूं। वो कहते हैं हर हफ्ते में मंडे नाइट रॉ पे अभी भी अपीयर होऊंगा, और मैं कोशिश कर रहा हूं जल्दी से जल्दी अपनी फिजिकल कंडीशन को सही करूं और वापस आऊं। तो ये एक पॉजिटिव भी है और कहीं ना कहीं नेगेटिव भी है, क्योंकि मिज ने भाई एडमिट कर लिया कि वो इंजर्ड है, तो इंजरी जो है उनकी डेफिनेटली रियल है। अगली स्टोरी की हम बात करते हैं तो WWE के भाई बिग ई के रिगार्डिंग अब माना जा रहा है कोई प्लान्स ही नहीं है, क्योंकि एलिस्टर ब्लैक के साथ उनकी स्टोरी लाइन स्टार्ट हुई और उसके बाद WWE ने एलिस्टर ब्लैक को जो है वो फायर कर दिया था। तो बिग ई के साथ क्या हुआ, वो बेचारे बन गए यहाँ पे, और विंस मैकमैन ने अभी फिलहाल कुछ सैंक्शन नहीं करा है, कोई डील नहीं यहाँ पे बनाई है कि क्या आगे बिग ई के साथ करना चाहिए। तो आई थिंक बिग ई एक ऐसे सुपरस्टार हैं जिनको ज्यादा देर तक टीवी से दूर रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतनी मुश्किल से WWE ने उनको एज एन इंडिविजुअल सुपरस्टार आगे ग्रो करा है, तो उनको एकदम वापस ले आना चाहिए, भले ही वो एक बार फिर से इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप पिक्चर में हो। अगली स्टोरी की हम बात करते हैं गाइस, तो यहाँ पे आता है WWE ड्राफ्ट।
और ये डेट्स जो हैं एकदम से सरफेस हो रही हैं इंटरनेट के ऊपर कि जो ड्राफ्ट इस साल हमें देखने को मिल सकता है वो होगा अगस्त 30 और सितंबर 3 को, यानी कि ये 2 डेट्स जो हैं इस साल का पहला WWE ड्राफ्ट हमें देखने को मिल सकता है समर स्लैम के एकदम बाद, यानी कि WWE वहां पे रोस्टर्स को शफल कर सकती है। और एक अच्छी बात है कि जब क्राउड भी वापस आ चुका होगा, एक बड़ा पेपर भी उनको देखने को मिल जाएगा, उसके बाद वो कई चीजें फ्रेश करने की सोच रहे हैं, तो ये परफेक्ट टाइम होगा मेरे हिसाब से। और गाइस WWE ड्राफ्ट भी शायद इस साल अगस्त में हमें देखने को मिले। अब फाइनली हम चलते हैं आज के मंडे नाइट रॉ के शो पे गाइस, क्योंकि ये थी सारी न्यूज अपडेट्स और स्टार्ट होता है नंबर 1 कंटेंडर के मैच से, जो कि एक बैटल रॉयल थी टैग टीम टाइटल्स के लिए। और इससे पहले काफी अच्छा एक्सचेंज हमें देखने को मिला सारी टैग टीम्स के बीच में, रिडल और रैंडी ऑर्टन की कुछ कॉमेडी भी थी। और इस मैच में जो टीम्स लड़ रही थी गाइस वो थी वाइकिंग रेडर्स, न्यू डे, लूचा हाउस पार्टी जिसमें सिर्फ लिंसे डोराडो थे क्योंकि ग्रैंड मेटालिक इंजर्ड हो गए हैं। जॉन मॉरिसन भी इस मैच में अपने आप को ऐड कर देते हैं कि भाई हम दोनों मिज और मॉरिसन के बिहाफ पे जो है वो मैं लड़ूंगा यहाँ पे। इसके अलावा टी बार एंड मेस हमें देखने को मिले और आरके ब्रो। तो ये बैटल रॉयल थी और एक इंटरेस्टिंग मैच यहाँ पे हमें देखने को मिला। मुझे लग रहा था आरके ब्रो जीतेंगे, लेकिन मैच देखते देखते मुझे समझ आ गया था कि वाइकिंग रेडर्स इस मैच को जीतने वाले हैं और बिल्कुल ऐसा ही हुआ क्योंकि वाइकिंग रेडर्स ने विक्ट्री ले ली है। अब कुछ लोग बोल रहे होंगे आरके ब्रो को क्यों नहीं जितवाया, तो इसका रीजन मैं आपको बता देता हूं कि WWE उसको बचा के रख रही है समर स्लैम के लिए। फैंस के सामने आरके ब्रो जो है वो लड़ेंगे एजे स्टाइल्स और ओमोस से। और आई थिंक वाइकिंग रेडर्स के लिए एक अच्छी बात है कि फाइनली उनको थोड़ा मौका मिल रहा है, थोड़ा तो पुश मिला, एक नंबर 1 कंटेंडर मैच वो जीते, रैंडी ऑर्टन को उन्होंने यहाँ पे एलिमिनेट कर दिया, तो ये काफी बढ़िया चीज थी। और आज थ्रू आउट द शो एक बार फिर से आरके ब्रो की जो कॉमेडी थी वो बिल्कुल गोल्ड थी और मजा आ रहा है इस टीम को बहुत ज्यादा एंजॉय करने में। इसके अलावा हम बात करते हैं गाइस तो जैक्सन राइकर का नया रूप हमें देखने को मिला। उन्होंने अपने बाल काट लिए हैं और यहाँ पे इलायस के अगेंस्ट वो टर्न कर चुके हैं, यानी कि वो एक फेस बन चुके हैं। अब आई डोंट नो कि आप लोग कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं इस फ्यूड के लिए, लेकिन इन दोनों का आज मैच हुआ जो कि काउंट आउट से जैक्सन राइकर जीत जाते हैं क्योंकि इलायस वहां से भाग के चले जाते हैं। अगली चीज की हम बात करते हैं तो ड्रू मैकिंटायर और बॉबी लैशली की कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग देखने को मिली और वो हेल इन अ सेल मैच के लिए थी ऑब्वियसली। और यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे गाइस जो कि हमें नोट करने चाहिए। पहला ये कि बॉबी लैशली ड्रू मैकिंटायर को बोल देते हैं कि इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखा है कि ड्रू ये तुम्हारी आखिरी अपॉर्चुनिटी है, इसके बाद तुम मेरे से नहीं लड़ोगे फॉर द WWE टाइटल। और दूसरी तरफ ड्रू मैकिंटायर ने जो क्लॉज डाला इसमें वो ये था कि ये मैच जो होगा इनसाइड द हेल इन अ सेल स्ट्रक्चर होगा, जो कि काइंड ऑफ गाइस हम लोग पहले से ही जानते थे कि ऐसा ऑब्वियसली होना ही है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग की सेगमेंट काफी बढ़िया थी, इन दोनों के वर्ड्स एक्सचेंज होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट साइन होते हैं और एंड में ड्रू मैकिंटायर अपनी स्वॉर्ड से जो है वो टेबल को भी तोड़ देते हैं, जो कि एक कूल मोमेंट थी। तो आई थिंक ये पॉजिटिव न्यूज है कि लैशली और मैकिंटायर का एक आखिरी मैच हमें देखने को मिलेगा। और क्या ड्रू मैकिंटायर यहाँ पे जीत सकते हैं, आप लोग मुझे कमेंट्स में बताएं। अगली चीज की हम बात करते हैं जो कि एक नंबर 1 कंटेंडर्स मैच था यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए, रिकोशे और हुम्बर्तो कैरियो के बीच में। शेमस यहाँ पे कमेंट्री पे थे भाई और उनकी नाक की हालत बिल्कुल खराब हो चुकी है, मतलब उनका चेहरा जो है उस पर ऑलमोस्ट प्लास्टर लगा हुआ है और उनको काफी प्रोटेक्ट करा जा रहा है इस पॉइंट पे, लेकिन तब भी उनकी कमेंट्री कितनी कमाल की थी। मतलब उन्होंने 4 चांद लगा दिए इस रिकोशे और हुम्बर्तो के मैच में, जो कि अपने आप में गाइस रेसलिंग वाइज एक बहुत बढ़िया मैच था। तो इन दोनों के बीच में अच्छा मैच देखने को मिलता है, लेकिन ये एक डबल काउंट आउट में खत्म हो जाता है, एक ड्रॉ के अंदर खत्म हो जाता है, यानी कि कोई भी नंबर 1 कंटेंडर फॉर्म हुआ नहीं है। और यूजुअली इसका मतलब यही होता है कि एक ट्रिपल थ्रेट मैच अब WWE करेगी, लेकिन शेमस अभी रेडी नहीं है, तो शायद इस वजह से भी उन्होंने खींचा हो और आज हमें कोई कंटेंडर नहीं देखने को मिला। अगली चीज की हम बात करते हैं गाइस तो जेफ हार्डी वापस आ चुके हैं भाई मंडे नाइट रॉ पे। किसने सोचा था कि जेफ हार्डी को मेन इवेंट के अलावा भी अब कुछ मिलेगा, और सेड्रिक अलेक्जेंडर को आके उन्होंने यहाँ पे हरा दिया। बढ़िया बात यह है और ये पॉजिटिव है कि फाइनली WWE ने रियलाइज करा कि जेफ हार्डी हमारे पास है। अब सेड्रिक हार गए, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो होना ही था, लेकिन जेफ को वापस लाना, एक बड़े नाम को वापस लाना, मैं इस चीज को देख के काफी खुश हुआ। इसके बाद हम बात करते हैं गाइस तो ये टैग टीम मैच हमें देखने को मिलता है जहां पे रिया रिप्ली टीम अप करती हैं शार्लेट के साथ। और मुझे WWE का लॉजिक नहीं समझ आता कि जब भी कोई बंदे आपस में एक टाइटल के लिए लड़ रहे होते हैं तो पेपर व्यू से पहले उनको एक टैग टीम मैच क्यों देना जरूरी है। मतलब बिलीवेबल नहीं लगता कि ये राइवल्स हैं तो ये आखिर क्यों टैग टीम बनेंगे। और यहाँ पे टैग टीम बनने के बाद गाइस शार्लेट ने अटैक कर दिया रिया रिप्ली को और निकी क्रॉस और आस्का की टीम यहाँ पे जीत गई। तो मुझे यहाँ पे जो था कुछ खास लगा नहीं। इसके बाद हम बात करते हैं जो कि एक्चुअली एक पॉजिटिव लगा मुझे, और वो था मंसूर अगेंस्ट ड्रू गुलेक का मैच। अब यहाँ पे मंसूर जीत गए, मैच में तो कुछ खास था नहीं, लेकिन बैक स्टेज हमें देखने को मिलता है कि मुस्ताफा अली कन्फ्रंट करते हैं मंसूर को
और यहाँ पे वो उनको कहते हैं कि भाई देखो तुम अपने नॉर्मल मैच तो लड़ लेते हो, लेकिन तुम्हें उस नेक्स्ट लेवल तक जाना कैसे है वो तुम्हें नहीं पता। बिल्कुल जैसे स्मैकडाउन पे चैड गेबल और ओटिस कर रहे हैं, आई थिंक वैसे कॉम्बिनेशन इनके साथ भी बनाया जा सकता है। बट आई थिंक कि कहीं ना कहीं WWE मंसूर को एक फेस बनाएगी और उनकी मुस्ताफा अली के साथ फ्यूड भी की जा सकती है। तो इन दोनों में से एक ऑप्शन है, लेकिन पॉजिटिव मुझे यहाँ पे ये लगा कि ये दोनों सुपरस्टार्स फीचर होंगे शो में और एक फ्यूड के अंदर डेफिनेटली मैं देखने में इंटरेस्टेड हूँ। अगली चीज की हम बात करते हैं जो कि था कोफी किंगस्टन का मैच रिडल के अगेंस्ट गाइस, और ये मैच काफी अच्छा हमें देखने को मिला। रैंडी ऑर्टन रिंग साइड पे थे और काफी कोशिश करी मैट रिडल ने यहाँ पे जीतने की। रैंडी ऑर्टन के सारे वो मूव्स भी लगा रहे थे, लेकिन कोफी किंगस्टन एट द एंड इस मैच को जीत जाते हैं ट्रबल इन पैराडाइज लगा के। और आरके ब्रो को जो है एकदम से उन्होंने थोड़ा वीक दिखा दिया आज के शो पे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि उनके लिए डेफिनेटली बड़े प्लान्स हैं WWE के, और यहाँ पे स्टोरी लाइन का सारा पार्ट है ताकि मैट रिडल और रैंडी ऑर्टन का जो रिलेशनशिप है वो अच्छा हो सके। और मैट रिडल ने शो में आज मेंशन भी करा बैक स्टेज कि ऑर्टन भाई क्यों ना हम अब एक दूसरे को जो है ब्रोड ट्रिप्स पर लेके जाएं, ब्रोड ट्रिप्स, क्योंकि ऑब्वियसली WWE के फैंस वापस आ रहे हैं, वो टूरिंग स्टार्ट कर रहे हैं। रिडल यहाँ पे मैच हार गए, लेकिन गाइस यहाँ पे कुछ ऐसे दिक्कत नहीं थी। और मेन इवेंट में जो चीज हमें देखने को मिली, शेना बेजलर अलेक्सा के प्लेग्राउंड में आती हैं और अलेक्सा कहती हैं भाई सिंपली तुम लिली को सॉरी बोल दो। शेना बेजलर मना कर देती हैं, वो डॉल को खींचती हैं, उसको सॉरी तो बोलती हैं, लेकिन उसके बाद उसको पैर के नीचे रख के तोड़ देती हैं। अलेक्सा को बहुत ज्यादा खुंदक आती है, वो वापस रिंग में आती हैं, शेना एग्जिट करने की कोशिश करती हैं और एक बार फिर से वो आग निकलनी स्टार्ट हो जाती है चारों तरफ से। शेना बैक स्टेज जाती हैं और लाइट्स फ्लिकर हो रही हैं, बिल्कुल हॉरर मूवी की तरह यहाँ पे सीन बना रखा है। और शेना बेजलर जहां भी बैक स्टेज जा रही है लाइट्स फ्लिकर हो रही हैं। फाइनली वो एक रूम में अपने आप को बंद करते हैं, लेकिन वहां एक शीशा पड़ा होता है और उस शीशे में उनको लिली डॉल दिख रही होती है, लेकिन जब वो पीछे मुड़ती है तो लिली वहां पे होती नहीं है। तो ये काइंड ऑफ इस नोट पे रॉ आज एंड हुई। शेना बेजलर चीखती हैं अजीब से तरीके से, मतलब जैसे इंडियन हॉरर शोज में हम देखते हैं एंड में चीख बिल्कुल वैसी थी। लेकिन यहाँ पे मैं इसको अभी एज अ पॉजिटिव लूंगा क्योंकि ये कुछ डिफरेंट WWE ट्राई कर रही है। अलेक्सा ब्लिस और शेना बेजलर दोनों सुपरस्टार्स मुझे ठीक लगते हैं और अगर इनके साथ एक अच्छी फ्यूड करी जा सकती है तो मजा आ सकता है देखने में। नाया जैक्स ने हेल्प करने के लिए बोला था शेना बेजलर को, लेकिन बेजलर कह रही थी भाई मैं अकेली काफी हूं, लेकिन क्लियरली आज इस शो के बाद दिख गया गाइस कि वो डर रही है अलेक्सा से। तो ये थे सारी मंडे नाइट रॉ के अपडेट्स और साथ में कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज भी गाइस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है लाइक करें, सारी चीजों पर अपने ओपिनियंस मुझे कमेंट्स पे आप दे सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।